स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस का चैप्टर 5 पढ़ेंगे। चैप्टर 5 है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, वस्तुओं को अलग करना, सेपरेट करना। तो सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन यही आता है, नीड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि चीजों को अलग करने की जरूरत क्या है, क्यों ये जरूरत पड़ी कि हम चीजों को सेपरेट करें। इसको कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग समझते हैं। जब अरहर दाल की खेती होती है तो उसके साथ कई बार खेसारी दाल के पौधे भी उगाते हैं, यानी कि आपके अरहर दाल में खेसारी के दाल मिक्स होने वाले हैं। खेसारी के दाल का जब लंबे समय तक उपयोग किया जाता है, उसको खाया जाता है, पिया जाता है, तब पैरालाइसिस का केस हो सकता है। चांसेस होते हैं, बहुत अधिक चांसेस होते हैं कि पैरालाइसिस हो जाए। पैरालाइसिस बहुत ही खतरनाक बीमारी है। उसी तरह से जो चावल जिसका कि भात बना करके हम लोग खाते हैं, उसमें कई बार धान में से ही चावल निकलता, धान मिक्स होता है, या फिर उसमें कुछ कंकड़ पत्थर आ जाते हैं। अगर धान या कंकड़ पत्थर के साथ ही खा लिए तो उससे भी हमारे सेहत को बहुत बुरा नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी तरह से हमारे खाने पीने की चीजों में बहुत तरह की मिलावट होती है। अगर उसको हम सेपरेट नहीं करेंगे, अलग नहीं करेंगे, तो उन चीजों को खाने की या पीने के बाद हमारी तबीयत बिगड़ जाएगी और हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है कि जान भी चली जाए। इसलिए खाने या पीने से पहले उनको सेपरेट कर लेना जरूरी होता है। ठीक उसी तरह से सिर्फ खाने पीने में नहीं, अन्य चीजों में भी, अन्य उपयोगों में भी जब हम बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो उनमें तरह तरह की मिलावट होती है। अनवांटेड थिंग्स वांटेड थिंग्स में मिले होते हैं। अगर उनको हम सेपरेट नहीं करेंगे तो फिर हम जो काम करने जा रहे हैं उस काम को करने में हमें कई तरह की दिक्कतें आएंगे। जो रिजल्ट हमको चाहिए हो सकता है वो रिजल्ट ना मिले, या हो सकता है कोई और हजार्डस इम्पैक्ट हो जाए। तो ऐसे किसी भी तरह के हादसे से बचने से के लिए जरूरी है कि हम चीजों को सेपरेट कर लें अपने नीड के हिसाब से, अपने जरूरत के हिसाब से। तो एक लाइन में हम कह सकते हैं, अगर सवाल पूछा जाए कि हमको थिंग्स को, सब्सटेंसेस को सेपरेट करने की जरूरत क्यों है, तो हम यही कह सकते हैं कि सब्सटेंसेस को सेपरेट करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर सब्सटेंसेस मिक्सचर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। उन मिक्सचर्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे वांटेड होती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अनवांटेड होती हैं। इन वांटेड और अनवांटेड सब्सटेंसेस को अलग करने के लिए सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस जरूरी है। We need to separate substances because substances are found in mixed forms in majority, and those mixtures contain some wanted things and some unwanted things, but we want only wanted things. That is why unwanted things should be separate out. तो ये हो गया। अब है कि बात करें कि व्हाट आर मेथड्स ऑफ वेज ऑफ सेपरेशन। सेपरेट करने के लिए कौन कौन से विधियां हैं, कौन कौन से तरीके हैं। उन मेथड्स को मैंने यहाँ पर लिस्ट आउट किया है। एक है हैंड पिकिंग, दूसरा है थ्रेशिंग, तीसरा है विनोइंग, सीविंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, लोडिंग, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, इवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। इसका अर्थ ये नहीं है कि ये सिर्फ 12 मेथड्स या वेज ही होते हैं, ये सिर्फ 12 विधियां ही तरीके होते हैं।
थिंग्स को सेपरेट करने के लिए ऐसा नहीं है। कुछ और भी विधियां होती हैं जो कि यहाँ पर मेंशन्ड नहीं है, वो आपको हायर क्लासेस में मिलेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल क्रोमेटोग्राफी, ये आपको 9th क्लास में मिलने वाला है। डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इस तरह के जो थिंग्स हैं वो 9th क्लास में मिलने वाली हैं। यानी कि और भी वेज हैं थिंग्स को सेपरेट करने के लिए, जिनके बारे में चर्चा हायर क्लासेस में होगी। तो आइए इन मेथड्स के बारे में वन बाय वन जाने। हैंड पिकिंग, जिस तरह से नाम है उसी तरह से इसका काम भी है। हैंड मीन्स हाथ, अब पिकिंग मतलब चुनना। हैंड पिकिंग यानी कि हाथ से चुनना। चीजों को हम हाथ से चुन करके जब अलग करते हैं तो उसी मेथड को कहते हैं हैंड पिकिंग। आप सभी के घर में हैंड पिकिंग का काम होता होगा। जब भी आपके घर की महिलाएं, चाहे आपकी वो दादी माँ हो या आपकी माता जी हो या बुआ हो, बहन हो, चाची हो, मामी हो, काकी हो, नानी हो, मौसी हो, जो भी आपके घर की महिलाएं हैं, जब वो खाना बनाते होंगी, खाना बनाने से पहले, खासकर भात बनाने से पहले, आपने उनको देखा होगा चावल को चुनते हुए। क्योंकि चावल में पॉसिबिलिटी है कि कंकड़ पत्थर हो, धान हो, गेहूं मिल गया हो या कोई और अनवांटेड थिंग मिल गया हो जिसको अलग करने की ज़रूरत है, वो हाथ से चुन करके अलग करते हैं, वो है हैंड पिकिंग। ऐसा आपने अपने घर की महिलाओं को देखा होगा। जब भी खलिहान से, खेत से कुछ सामान आता है, बाजार से आता है, तो उनमें से बहुत सारे अनवांटेड थिंग्स को चुन करके निकालते हैं। जैसे कि यहाँ आपको दिखाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया है, यहाँ इसमें आप देख सकते हैं चावल है, और इस चावल में यहाँ मुझे कागज़ का टुकड़ा दिख रहा है, यहाँ मुझे 4 किल दिख रहे हैं, छोटे और बड़े। इनको आप सेपरेट करना है। सेपरेट करने के लिए क्या आप ऐसे ही भात बना करके खा सकते हैं जिसमें चावल है, चावल में कागज़ का टुकड़ा है या फिर किल है, तो ऐसा आप नहीं बना करके भात खा सकते। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इन चीज़ों को हाथ से चुनना पड़ेगा, है ना। हैंड पिकिंग कर सकते हम लोग। तो कैसे चुनते हैं, आपने देखा होगा घर की माताओं को धीरे धीरे ऐसे चावल को अलग करते चले जाते हैं, देखते चले जाते हैं कि इसमें कोई अनवांटेड थिंग्स तो नहीं है। ये देखिए कागज़ मिला, एक कागज़ का थोड़ा सा टुकड़ा, इसको चुन कर अलग कर लिया, ऐसे करते चले जाए। एक किल मिला, किल को अलग कर लिया, फिर एक और किल मिला, फिर एक और किल मिला, फिर एक और किल मिला। ये लगता है घर के बच्चे ने, किसी ने जानबूझ के मिला दिया है, क्रिस का काम हो सकता है नहीं। तो इसी तरह से कर करके हम लोग इसको अलग कर लेते हैं, है ना। तो इसी को कहा जाता है हैंड पिकिंग। अब और कुछ नहीं मिल रहा मुझे, पर होता है, मिक्स होता है, कंकड़ पत्थर, है ना, गेहूं, धान, बहुत सारी चीजें मिक्स होती है। और भी मिक्सचर्स होते हैं जिनमें से हमको वांटेड चाहिए होता है, अनवांटेड हाथ से चुन करके अलग कर दिया जाता है। ये है हैंड पिकिंग। देन है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग को अपने देहाती और ठेठ भाषा में देवरी बोलते हैं, देवरी, है ना। तो इस थ्रेशिंग में क्या होता है, देवरी में क्या होता है, जब भी खेत से जो फसल काट करके आती है, फसल के पकने के बाद धान है, गेहूं है, मक्का है ना, सरसों है, अरहर है, मूंग है, मसूर है, जो भी चीजें हैं जो खेत में उगाई गई हैं, वो जब फसल कट करके आती है हमारे खलिहान में रखी जाती है खेत में सलाने के बाद, और फिर हमने देखा कि उसमें क्या, हमको तो सिर्फ उसके दाने चाहिए ना, धान चाहिए, धान का पौधा तो हमको नहीं चाहिए, गेहूं चाहिए, गेहूं का बाकी जो पौधा है, उसका जो डंठल है, पत्तियां हैं, वो सब तो हमको और आपको नहीं चाहिए ना। इसी तरह से बाकी सभी चीज़ों में, मक्का में आपको मक्का का दाना चाहिए, बाकी उसके जो पार्ट्स है वो तो नहीं चाहिए। यानी कि जो दाना चाहिए उसको उस पौधे में से अलग कर लेना है, जो चीज़ नहीं चाहिए पौधे का बाकी हिस्सा, उसके पत्ते हो गए, तने हो गए वगैरह, उसको उससे अलग करना है। तो ये दाना और पौधे के बाकी हिस्से को अलग करने का जो प्रोसेस है, उसी को कहते हैं
थ्रेशिंग। ये थ्रेशिंग कई तरीके से किया जाता है। एक तो तरीका ये होता है कि खलिहान में बीच में एक खंबा होता है, खंबे के चारों तरफ से आप धान गेहूं के जो भी पौधे खेत में से काट कर आए हैं उनको रख दिया जाता है फैला करके, और फिर बैल, कुछ बैल लेकर के एक के साथ एक बांध करके और फिर उसको ऐसे उसके ऊपर घुमाया जाता है। उनके घूमते घूमते से क्या होता है, उनके पैरों से दबने की वजह से जो धान या गेहूं का दाना है वो पौधे से अपने आप अलग हो जाता है ना। तो ये थ्रेशिंग हो गया। आपने और थ्रेशिंग देखा होगा कि उसी जगह पर खंबा या खंबा नहीं भी है लेकिन चारों तरफ से फैला दिया गया खलिहान में, और उसके ऊपर से लोग ट्रैक्टर घुमा देते हैं। तो ट्रैक्टर के हैवी वेट और उसके पहिए से कुचल कचल करके जो दाना है धान या गेहूं का वो उसके पौधे से अलग हो जाता है, चाप से अलग हो जाता है। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सड़क पर ही फैला करके रख देते हैं। सड़क पर लोग चलते हैं, तरह तरह की गाड़ियां आती है और वो फिर कुचल कुचल करके दाना अलग हो जाता है और पौधे का बाकी हिस्सा अलग हो जाता है। यह भी एक तरीके का थ्रेशिंग हुआ, डेमरी ही हुआ। और आपने कई जगह देखा होगा धान के लिए कि पौधा थोड़ा थोड़ा जो खेत में से काट कर पौधा आया है खलिहान का, थोड़ा थोड़ा लेकर के सामने कोई बेंच या चौकी रख करके या टेबल रख करके और उसके ऊपर लोग ऐसे ऐसे करके पीटते हैं, और पीटने से क्या हो जाता है, जो दाना है वो अलग हो जाता है और पौधे का बाकी हिस्सा हाथ में ही रह जाता है, उसको साइड में रख दिया जाता है और दाने या गेहूं का जो दाना है वो नीचे गिर गया रहता है। यह भी थ्रेशिंग ही है। अगर थोड़ा बहुत लोग कहीं से आए हैं तो आपने देखा होगा पैर से ही मिस करके उसको अलग कर लेते हैं, यह भी एक तरीके का थ्रेशिंग है। बट नाउअडेज आजकल जो थ्रेशिंग का वे है वो तो बाय मशीन होता है, और जिस मशीन से थ्रेशिंग की जाती है उस मशीन का नाम होता है थ्रेशर। तो आप सभी ने थ्रेशर अपने गांव में, अपने खलिहान में देखा होगा। आजकल तो थ्रेशर खेत में भी पहुंच जा रहा है, वहां भी थ्रेशिंग कर देता है वो, तो अपने खेत में भी देखा होगा। आपके घर के सामने जो द्वार है वहां भी कई बार आपने देखा होगा थ्रेशिंग करते हुए, अपने पास पड़ोस में देखा होगा। तो ये हो गई थ्रेशिंग। थ्रेशिंग से अलग किया जाता है चीजों को। फिर बात आती है विनोइंग की। विनोइंग को हम लोग अपने देहाती भाषा में, ठेठ भाषा में कहते हैं ओसौनी। तो थ्रेशिंग के बाद आपने देखा होगा कि जो मोटे तौर पर जो पौधे के बड़े बड़े हिस्से हैं, जैसे धान के केस हम लोग कहते हैं पुआल, है ना, गेहूं के केस में कहते हैं भूसा, तो उसको तो हाथ से ही हैंड पिकिंग करके उसको अलग कर दिया जाता है। हैंड पिकिंग यूज हो गया, वो वहां से अलग कर दिया गया। बट पौधे के जो छोटे छोटे हिस्से हैं जिसको बोलते हैं भूसा, है ना, अब वो धान या गेहूं के साथ मिक्स हो गया है, उनको कैसे अलग करें, उसके बारीक कणों को, छोटे छोटे हिस्सों को, तो उसी के लिए विनोइंग यूज किया जाता। आपने देखा होगा विनोइंग के लिए कि खेत में, खलिहान में लोग सूपा ले जाते होंगे, इस तरीके का आपने देखा होगा, इस तरह का सूपा ले जाते होंगे, या फिर कोई टोकरी ले जाते होंगे, बास्केट, और फिर उस सूपा या टोकरी में वो भूसा सहित जो धान या गेहूं है यानी कोई अनाज है उसको उठा लेते होंगे, और फिर ऐसे करके हिला हिला कैसे गिराते होंगे उसको थोड़ा थोड़ा नीचे। जब गिर करके थोड़ा थोड़ा से नीचे गिरता है, इधर से अगर हवा इधर बह रही है तो हवा के साथ भूसा उड़ करके दूर चला जाता है, दाना भारी है वो सीधा वही नीचे गिरता है। या अगर हवा उधर से उधर चल रही है तो भूसा उड़ करके हवा के झोंके के साथ दूर उधर कहीं चला जाता है, और दाना भारी होता है वो वहीं का वहीं गिर जाता है। तो इसको कहते हैं ओसौनी, विनोइंग। ये चीज आपने जरूर देखा होगा गांव और देहात में। जो शहर के बच्चे हैं वो हो सकता है कि ना देखे हों, बट गांव वाले बच्चे तो जरूर देखे होंगे इस ओसौनी को। आजकल इसके लिए भी, विनोइंग के लिए भी विनोइंग मशीन आ चुकी है। ऊपर डोंगा होता है, उसके अंदर ये डाल दिया जाता है, फिर हाथ से उसको चलाया जाता है, अंदर पंखा होता है ना, तो अनाज धीरे धीरे नीचे गिरता है। पंखा की हवा की वजह से वो हवा भूसे को उड़ा के दूर फेंक देता है, और अनाज चूंकि भारी होता है वहीं गिर जाता है,
तो ये सेपरेट हो जाता है। और बड़े में लेवल पे करना हो तो हाथ से घुमाने वाला पंखा नहीं, तो मशीन से घुमाने वाला पंखा आ जाता है। तो विनोइंग भी मशीन से होने लगी है। नेक्स्ट थिंग है सीविंग। सीविंग का अर्थ होता है चालना, है ना, और जिस चीज से चालते हैं उसको कहते हैं सीव, यानी कि चलने। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनमें छोटी छोटी गंदगी कोई मिली हुई है, वो गंदगी और ऊपर जो दाना दाना है वो बड़ा बड़ा है, तो चलनी में रख करके जब उसको ऐसे हिलाया जाता है तो क्या हो जाता है, बड़ा दाना ऊपर ही रह जाता है, छोटा दाना नीचे गिर जाता है। या फिर हो सकता है कि जो आपका वांटेड थिंग हो वही छोटे छोटे पार्टिकल्स हो, और अनवांटेड थिंग्स बड़े बड़े पार्टिकल्स हो। अनवांटेड थिंग्स चलनी में रह जाएंगे, यानी कि सीम में रह जाएंगे, बाकी नीचे गिर जाते हैं। इस चीज को भी आपने कई जगह देखा होगा, तीसी चालते हुए, सरसों चालते हुए, बहुत सारी चीजों को चालते हुए। जहाँ पर चिवड़ा आप कुटवाते होंगे चिवड़ा के मिल में, वहां देखा होगा चलने का इस्तेमाल होता होगा। चिवड़ा जब धान से बनकर खाता है तो उसमें चिवड़ा का साथ भूसा होता है, उसको चाल करके अलग किया जाता है। कई जगह आपने चावल को भी, चावल में से भूसा को चालते हुए देखा होगा। और कुछ नहीं देखा होगा तो आपने अपने घरों में अपने माता जी को यानी महिलाओं को आटा चालते हुए तो जरूर देखा होगा। आटा में मोटा मोटा जो दाना रह जाता है, गेहूं को पीस करके ही आटा बनाया जाता है, मोटे मोटे दाने जो रह जाते हैं उसको चोकर कहते हैं। पर आपको बारीक आटा ही चाहिए होता है, तो आपके घर की जो महिलाएं हैं इस तरह से बर्तन लेती होंगी, और यही है सीब, चलनी। इस चलनी में वो आटा को ले लेती होंगी, आटा होगा, सत्तू होगा या जो भी होगा, उसको ले करके और फिर ऐसे ऐसे जब वो हिलाते होंगे तब क्या होता होगा, नीचे वाले बर्तन में आटा गिरता होगा, जैसे इसमें से गिर रहा है ना। और जो चोकर है वो चोकर कहाँ रह जाता है, चलनी में रह जाता है। फिर उस चोकर को वो लोग मवेशियों को जो खिलाने वाला दाना है उसमें डाल देते हैं, है ना। इसी प्रोसेस को, जो प्रोसेस अभी करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी को कहते हैं सीविंग। और जिस चीज से मैं चाल रहा हूँ, ये जो चलनी है, ये जो मेरे हाथ में है, दाहिने हाथ में जिसको ऊपर नीचे में कर रहा हूँ, यही है सीव, चलनी, है ना। और ये जो चलने का जो प्रोसेस है इसी को कहते हैं सीविंग। तो अगर आपका वांटेड थिंग्स बड़ा है तो ऊपर आ जाएगा चलनी में, और अनवांटेड थिंग्स नीचे चला जाएगा, छोटा है। अगर वांटेड थिंग्स पतला है, महीन है, तो वो नीचे चला जाएगा, अनवांटेड चलनी में रह जाएगा। जैसे आटा आपको चाहिए तो आटा इस बर्तन में आ जाएगा, और चोकर नहीं चाहिए, चोकर इस चलनी में रह जाएगा। तो ये है सीविंग। इस तरीके से इस प्रोसेस का यूज होता है। देन नेक्स्ट है मैग्नेटिक सेपरेशन। जिस तरह से नाम है उसी तरह से काम भी है, यानी कि मैग्नेट की मदद से वांटेड और अनवांटेड थिंग्स को सेपरेट किया जाना। मैग्नेट इस टाइप का होता है, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, और कई शेप में मैग्नेट पाए जाते हैं। आपने जरूर देखा होगा, बार मैग्नेट होता है, सर्कुलर मैग्नेट होता है, हॉर्स शू मैग्नेट होता है, और भी सिलिंड्रिकल मैग्नेट होता है। कई शेप में मैग्नेट्स आते हैं। तो मैग्नेट आपने देखा होगा और कई सारे शेप में भी देखा होगा। ये तो आपको पता है कि जो मैग्नेट है वो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना। या तो ये खुद फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की तरफ अट्रैक्ट होता है, या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और ये मैग्नेट दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, है ना। ये होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल भी सेपरेशन में होता है। अगर हमारे पास कोई एक मिक्सचर है जिसमें वांटेड थिंग्स जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, आयरन है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का अर्थ होता है ऐसा मटेरियल जिसमें आयरन का कंटेंट थोड़ा या ज्यादा हो, तो उसमें कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जो कि वांटेड है, तो इस मैग्नेट की मदद से हम उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं, अनवांटेड थिंग नीचे रह जाएगा। या फिर हो सकता है जो अनवांटेड है वही फेरोमैग्नेटिक है, तो अनवांटेड इसकी मदद से अलग हो जाएगा, वांटेड हमारा अलग रह जाएगा। जैसे इसी एग्जांपल को हम लोग ले सकते हैं, ये जो मैंने आपको दिखाया था चावल है, और इसमें कील मिल गया है, लोहे की कांटी मिल चुकी है ना, नेल, आयरन नेल मिला हुआ है। तो इसमें चावल जो है, राइस जो है वो हमारे लिए वांटेड है, और इसमें जो नेल्स हैं वो क्या है, अनवांटेड है। तो यहाँ तो बड़े बड़े नेल्स हैं,
हैंड पिकिंग हो सकती है, लेकिन कई जगह ऐसे बारीक बारीक कण होते हैं जिनकी हैंड पिकिंग पॉसिबल नहीं, हम हाथ से चुन कर अलग नहीं कर सकते। फिर वहां पर हमको ये मैग्नेटिक सेपरेशन यूज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ लेकर के है, ये देखिए 2 कील चिपक करके इसमें अलग आ गए। ये चावल के लिए हमारे क्या थे, अनवांटेड थे, इसको हमने अलग सेपरेट आउट कर दिया, है ना। और फिर और रह गए हैं इसमें कील, फिर ले आया हमने, ये देखिए 2 और कील थे, वो भी इसमें चिपक गए और इसको हमने सेपरेट आउट कर दिया, है ना। और आप देखिए इसमें से सारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स अलग हो चुके हैं। ये तो बड़े बड़े थे, इनको हैंड पिकिंग से भी कर सकते, लेकिन जब छोटे छोटे हों जिनको हाथ से चुनना पॉसिबल नहीं हो, तो हम इन मैग्नेट्स की मदद से उनको सेपरेट आउट कर लेते हैं। देन सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है, कई बार क्या होता है हमारे पास लिक्विड्स होती है, उस लिक्विड्स में कुछ ऐसे थिंग्स मिल गई हैं जो उसमें डिसॉल्व नहीं होती, यानी कि घुलती नहीं है, मिलती नहीं है अच्छी तरह से, है ना। तो ऐसे चीजों के लिए क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल देख लीजिए आप, ये हमारे पास एक गिलास है और एक गिलास पानी है। इस गिलास में एक बच्ची ने क्या किया, इसके अंदर थोड़ा सा बालू मिला दिया। अब ये बालू मिला दिया तो ये पानी पीने लायक नहीं रहा, पिएंगे तो पानी के साथ साथ ये बालू भी शरीर के अंदर जाएगा और हमको कई तरह से नुकसान करेगा, हमारे हेल्थ के लिए हजारस होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि इस पानी को ऐसे गिलास के साथ कुछ देर के लिए कहीं हम अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं, यानी कि इसको तनिक भी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं, जैसे कि काफी देर से टेबल पे रखा हुआ था अनडिस्टर्ब। ऐसे में क्या होता है कि जो मटेरियल इसके अंदर मिला था पानी में, जो कि पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकता, नहीं घुल सकता है, वो धीरे 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 नीचे आकर के सेटल हो जाता है इसके पेंदे में, यानी कि ग्लास के बर्तन के, जिस किसी भी बर्तन में वो पानी है, बाल्टी है, गिलास है, जग है, मग है या टंकी है, वाटर टैंक है, कोई भी है, तो जिस वेसल में बर्तन में वो लिक्विड रखा गया है, वो जो उसमें डिसॉल्व नहीं होने वाले पार्टिकल्स हैं और वो हैवी पार्टिकल्स हैं, वो धीरे 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 सेटल डाउन हो जाते हैं, बॉटम में वेसल के पेंदे में चले जाते हैं। इस प्रोसेस की जो प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन। क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। अब कुछ समय के बाद, कुछ मिनट्स या कुछ आवर्स के बाद ये सेडिमेंटेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तब आता है प्रोसेस डिकैंटेशन का। सेडिमेंटेशन के पास बाद की प्रोसेस है डिकैंटेशन। डिकैंटेशन में क्या करते हैं, एक खाली बर्तन लेते हैं और खूब आराम आराम से धीरे धीरे से इसके ऊपर का जो पानी है, उस पानी को हम लोग इस दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं। ये दूसरे बर्तन में जो ट्रांसफर करने का प्रोसेस देख रहे हैं, इसी को बोला जाता है डिकैंटेशन। क्या बोला जाता है, डिकैंटेशन। तो ये मैं डिकैंटेशन कर रहा हूं। अब इसके बाद ये देखिए, इसके बॉटम में जो रह गया पानी, अब इसमें सैंड है, उसको मैं डिकैंटेशन उसका नहीं कर सकता, तो इसको छोड़ दिया गया और ये ऊपर ऊपर से प्योर वाटर आ गया। अब इस वाटर में मुझे तो कहीं भी एक भी सैंड का पार्टिकल दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो ये लगभग कह सकते हैं पीने के लिए प्योर हो चुका है। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि सेडिमेंटेशन क्या है और डिकैंटेशन क्या है। जब भी ये प्रोसेस होगा तो दोनों एक के बाद एक होगा, यानी कि पहले सेडिमेंटेशन होगा। सेडिमेंटेशन थोड़ा सा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए चलता है, हमें और आपको कुछ नहीं करना है, बस मिक्सचर को अनडिस्टर्ब कुछ देर के लिए छोड़ देना है। ये प्रोसेस तो अपना आप नेचुरली होगा। उसके बाद हमें और आपको ये डिकैंटेशन करना है, तो उसमें से उस पानी को या जो भी लिक्विड वांटेड है उसको दूसरे खाली बर्तन में ले लेना है, या फिर आराम आराम से किसी दूसरे बर्तन की मदद से भी इसमें से निकाल करके इस वाले खाली बर्तन में धीरे धीरे रख सकते हैं। सावधानी बरतनी पड़ेगी कि डिस्टर्ब नहीं हो। जब डिस्टर्ब होगा तो नीचे जो सेटल डाउन हुआ है इम्प्यूरिटी, अशुद्धि जो नीचे बैठी हुई है,
वो फिर से उस लिक्विड में मिक्स अप हो सकती है। अब इसके बाद एक और प्रोसेस आता है, ये है लोडिंग, है ना। अब लोडिंग क्या है, ये जो हमने पानी डिकेंट किया है ना, पहले सेडिमेंटेशन किया था, फिर डिकेंटेशन किया, अब ये डिकेंटेड वाटर है। वैसे मुझे अपनी आंखों से इसमें कोई इम्प्योरिटी दिखाई नहीं दे रही है, सैंड का भी पार्टिकल दिखाई नहीं दे रहा है, बट फिर भी दिल और दिमाग में एक शक हो सकता है कि इसके अंदर अभी भी कोई छोटे छोटे पार्टिकल्स हो, सो मिले हो और हमें अपने नेकेड आई से दिखाई नहीं दे रहे हो या नॉर्मल आई से दिखाई नहीं दे रहे हो, उनको भी सेपरेट आउट कर लें तो बेटर होगा और ये वाटर बिल्कुल ड्रिंकिंग हो जाएगा, ड्रिंकेबल हो जाएगा। तब इसके लिए हमको ये लोडिंग का प्रोसेस करना पड़ता है। इस लोडिंग के लिए इसमें हम एलम यानी कि फिटकरी डाल करके कुछ देर के लिए इसको छोड़ देंगे। तो जो एलम के पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, इसके अंदर जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, इम्प्योरिटीज हैं, उन पार्टिकल्स से अटैच होकर के उन स्मॉल और लाइटर पार्टिकल्स को वो हेवियर बना देते हैं, भारी बना देते हैं, और हेवी होने के कारण वो अब धीरे धीरे सेटल हो जाते हैं और बॉटम में आ जाते हैं, पिंडी में बैठ जाते हैं। फिर वही डिकम्पोजिशन वाला प्रोसेस हम दोहरा लेते हैं, यानी किसमें से एक खाली बर्तन में इसको डाल लेते हैं, आराम से किसी चीज की मदद से निकाल के उसमें डाल देते हैं, तो वो भी छोटी छोटी और लाइटर जो इम्प्योरिटीज हैं वो भी इसमें से अलग हो जाती हैं। इसी तरह का ये एलम होता है, फिटकरी होता है, जो कि उसमें डाल दिया जाता है और कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है। बाकी प्रोसेस नेचुरली अपने आप चलता है, थोड़े लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए वो चलता है। ये हो गई लोडिंग। देन है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मतलब छानना। ये प्रोसेस आपने देखा होगा अपने घर में चाय बनाते वक्त, तो जरूर देखा होगा कि जब चाय बन जाती है तो एक फिल्टर की मदद से, यानी कि छन्नी की मदद से चाय को छाना जाता है। तो जो टी मिक्सचर जो तैयार हुआ है, दूध, पानी, चीनी, है ना, उसका और चाय पत्ती के अंदर जो रस है, उस रस का, है ना, एक मिक्सचर तैयार हुआ है, वो है टी। वो आपके कप में आ जाती है और जो टी लीव्स हैं या फिर उस चाय को बनाते उसमें आपने तेज पत्ता डाल रखा है, लौंग है, इलायची है या अदरक वगैरह कुछ डाल रखा है, वो सारी चीजें उस फिल्टर के ऊपर, छन्नी के ऊपर आ जाती है और नीचे टी आ जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं फिल्ट्रेशन। आपने अपने घरों में जरूर देखा होगा। आजकल वाटर जो आ रहा है, अंडरग्राउंड जो वाटर है, वो भी फेथफुल नहीं है कि प्योर है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। बाहर से जो सप्लाई वाटर है वो भी फेथफुल नहीं है कि वो सेफ है ड्रिंकिंग के लिए। तो उसको फिल्टर करने के लिए आजकल घरों में, बहुत सारे घरों में फिल्टर का इस्तेमाल होने लगा हुआ। उसमें आपने देखा होगा 2 कंटेनर है, एक कंटेनर नीचे है, उसी के ऊपर से दूसरा कंटेनर फंसाया गया है, उसी वाले कंटेनर में अंदर फिल्टर होता है जिसको कैंडल बोलते हैं। ऊपर वाले कंटेनर में पानी डाल करके उसको बंद कर दिया गया, धीरे उसमें से वो फिल्टर होकर के नीचे वाले कंटेनर में आ जाता है और नीचे वाले कंटेनर से पानी हम लोग निकाल करके पीते हैं। तो ये वाटर फिल्ट्रेशन, उसको कहते हैं वाटर फिल्टर, है ना। देन है सेंट्रीफ्यूगेशन, इसको ठेठ भाषा में इंग्लिश में चरने भी कहते हैं और हिंदी में कहते हैं मथना। इस प्रोसेस को आपने देखा होगा, हो सकता है अपने घर में या अपने किसी रिश्तेदार के घर में आपने देखा होगा, है ना, कि दही है, दही को मथ करके एक बर्तन में दही ले करके, और फिर रही होता है लकड़ी का और आजकल तो प्लास्टिक और मेटल का भी बन के बिक रहा है, उसके अंदर डाल करके, और आपने घर की महिलाओं को देखा होगा तो खूब ऐसे उस रही को हिलाते हुए, है ना, यानी कि इंग्लिश में उसको कहते हैं चरनर। तो चरनर को ऐसे घुमाते हुए देखा होगा, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मथना, यानी कि चरनिंग, यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन, है ना। तो इसी प्रोसेस की वजह से दही में जो मट्ठा है, मक्खन है, वो अलग हो जाता है दही से, और वो अलग होने के बाद दही मही के रूप में बच जाता है ना। ये आपने देखा होगा। डेयरी जो फार्म्स हैं
जहाँ पर दूध का धंधा बड़े स्तर पर होता है, जैसे कि डेयरी मिल्क है या फिर मदर डेयरी है, और आपको क्या कहते हैं उसको, सुधा है, पारस है, अमूल है ना, डीएमएस है, डेयरी मिल्क स्कीम, ऐसे जगहों पे मशीनों से ये काम किया जाता है और मिल्क का ही सेंट्रीफ्यूगेशन करके उसमें से वो लोग क्रीम सेपरेट आउट करते हैं। आजकल उसके छोटे छोटे मशीन भी आने लगे हैं जिसको हाथ से भी ऑपरेट किया जाता है ना, वो भी छोटे छोटे लोगों को हमने देखा है इस्तेमाल करते हुए, और दूध डाल करके वो लोग सेंट्रीफ्यूगेशन चर्निंग करके अलग कर लेते हैं। आपने ये सब कुछ नहीं देखा होता, एक चीज आपने जरूर देखा होगा अपने घर में या अपने किसी रिश्तेदार के घर में, दाल को रहते हुए, है ना। दाल जब बनाती होंगी महिलाएं घर की, तो वो भी रही का इस्तेमाल करके, रही से ऐसे करके, उससे क्या होता है, दाल के जो पार्टिकल से बड़े बड़े वो ब्रेक आउट हो करके, टूट करके, और पानी में ही दाल बनाया जाता है ना, उस पानी में वो खूब अच्छी तरह से क्या होता है, डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। अदरवाइज क्या होता है, दाल तो पक जाती है और जब थाली में आपके कटोरी में परोसा जाता होगा तो दाल हेवियर दाना है वो नीचे और ऊपर पानी पानी, है ना, यानी कि वो आपको खाने में अच्छा नहीं लगता है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। जब अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाता है पूरा, उसका एक सॉल्यूशन अच्छा तरह से तैयार हो जाता है, जब आपको खाने में अच्छा लगता है, या अगर आप दाल पीते हैं तो आपको पीने में अच्छा लगता है। तो ये है सेंट्रीफ्यूगेशन। इवापोरेशन, वाष्पीकरण, इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, अब जैसे कि मान लीजिए किसी लिक्विड में कोई ऐसा चीज मिल गया जो डिसॉल्व हो गया, घुल गया, नहीं घुला तो आपने सेडिमेंटेशन कर लिया, डिकंडेंसेशन कर लिया, लोडिंग करके फिर डिकंडेंसेशन कर लिया, या फिर आपने फिल्ट्रेशन कर लिया, इन सारे प्रोसेसेस से आपने उसको सेपरेट आउट कर लिया। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि अगर वो डिसॉल्व हो जाए तब कैसे अलग करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए पानी में अगर नमक आपने मिला दिया, नमक, सॉल्ट तो वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, पूरी अच्छी तरह से घुल जाता है। अब आप बताइए, ना तो उसको सेडिमेंटेशन डिकंडेंसेशन से, और ना ही लोडिंग और डिकंडेंसेशन से, ना ही फिल्ट्रेशन से आप सॉल्ट को वाटर से अलग कर सकते हैं। यही हाल शुगर का है, आप शुगर को भी अलग नहीं कर सकते, है ना। ऐसे चीजों को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए इवापोरेशन का प्रोसेस है। यानी कि एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि पानी में नमक या चीनी मिल चुका है, तब हम क्या करेंगे, उस पानी को किसी बर्तन में रख ले लेंगे और फिर उस बर्तन को चूल्हे पर रख करके और नीचे से गर्म करेंगे, है ना, या फिर बर्नर पर, स्टोव पर रख करके उसको गर्म करेंगे। गर्म करने से क्या होगा कि वो जो पानी उसके अंदर है, वाटर जो है वो इवापोरेट होगा, है ना, वेपोराइज होगा, वेपर बनकर, वाटर वेपर बनकर, वाष्प बनकर, भाप बन करके वो बाहर आएगा। उस भाप को कलेक्ट करके हम लोग अलग कर लिए, भाप अलग हो गया, वो भी एक वाटर का ही रूप है, वो अलग हो गया, और आपके बर्तन में जो बच जाएगा, जो भी नमक या चीनी मिला था वो आपके बर्तन में रह जाएगा, क्योंकि वो तो इवापोरेट होने वाला नहीं है, भाप बनकर उड़ने वाला नहीं है। पानी भाप बन करके उड़ने वाला है, पानी आपके लिए अनवांटेड था, गलती से आप बाजार से चीनी खरीद करके लेकर आए, 2 किलो चीनी खरीद कर लेकर आए, और आपके घर में कोई बच्चा है, खेलते खेलते उसमें एक जग पानी डाल दिया, अब आप परेशान हो गए, बेकार हो गई, आपको चीनी चाहिए, पानी अब आप अभी आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखता, पानी आपको चीनी चाहिए, आप क्या करेंगे, उसको ये प्रोसेस करेंगे इवापोरेशन, पानी जो भाप बन करके उड़ जाएगा और चीनी आपके बर्तन में बच जाएगा। तो इस तरह से इवापोरेशन प्रोसेस, हमने चीनी को पानी से अलग कर लिया, नमक को अलग कर सकते हैं, और भी चीजों को इसी प्रोसेस से अलग किया जा सकता है इवापोरेशन के प्रोसेस। लेकिन नहीं, अभी क्या है कि आपने घर में पानी रखा, वो भी आपके लिए वैल्यूएबल है, किसी खास यूज के लिए, किसी स्पेशल पर्पस के लिए आपने रखा था, स्पेसिफिक पर्पस के लिए रखा था, स्पेसिफिक यूज के लिए रखा था, और चीनी भी आप खरीद कर लाए थे स्पेसिफिक यूज के लिए, और गलती से बच्चे ने दोनों को आपस में मिक्स कर दिया। अब आपको पानी भी अलग चाहिए और चीनी भी अलग चाहिए। यहाँ पर आपको इवापोरेशन और कंडेंसेशन दोनों प्रोसेस यूज करना पड़ेगा, यानी कि किसी केतली में रख करके
आप उस वाटर और शुगर के मिक्सचर को, सॉल्यूशन को किसी केतली में रख करके उसको स्टोव पे रख करके आप गर्म करेंगे। केतली के तरफ आपने देखा होगा मुंह खुला होता है, उधर से आप वाटर वेपर बन करके निकलेगा गर्म होने के बाद। अब जहाँ केतली का मुंह है, जिधर से वो बाहर निकल रहा है, वहीं नीचे आप एक बर्तन रख लीजिए उस बर्तन में पानी कलेक्ट करने के लिए, और जहाँ से वेपर निकल रहा है ठीक वहीं पर केतली के मुंह पर, ये केतली का मुंह है, यहाँ से वेपर निकल रहा है, बाकी सारा हिस्सा बंद है, एक छोटा सा ओपनिंग है, उस छोटे से ओपनिंग से वाटर वेपर निकल रहा है। यहीं पर एक प्लेट आप रख लीजिए और उस प्लेट में कुछ आइस रख लीजिए। प्लेट में आइस रखने की वजह से क्या होगा, प्लेट बिल्कुल ठंडा हो गया। अब जैसे वेपर निकलेगा सेंटर प्लेट के टच में आएगा और वहां पर वो कंडेंस हो जाएगा, है ना, यानी कि संघनित हो जाएगा, और वो फिर से वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाएगा और वाटर नीचे वाले बर्तन में टपकता चला जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वाटर वेपर का फिर से वाटर में कन्वर्ट होना का जो प्रोसेस है वो कहलाता है कंडेंसेशन। तो इस कंडेंसेशन प्रोसेस का भी हम यूज करते हैं, इवापोरेशन, कंडेंसेशन वहां पर एक साथ इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है क्रिस्टलाइजेशन का। अभी आपने उदाहरण देखा कि चीनी और पानी आपस में मिक्स हो गया, है ना। मान लीजिए चीनी आपके लिए वांटेड है, आपने इवापोरेशन कर लिया, पानी अनवांटेड था, पानी भाप बन करके उड़ गया और वो ओपन एटमॉस्फेयर में मिक्सअप हो गया, चीनी आपके बर्तन में बच गया। लेकिन अब आप माथा ठोक रहे हैं कि अरे ये तो चीनी बना, पर जैसा बाजार से खरीद कर लाए थे वैसा नहीं रहा, ये इस चीनी की शक्ल सूरत बदल चुकी है, हमको तो वैसा ही चीनी चाहिए जैसा कि हम लेकर के आए थे, चीनी के दाने दाने। यानी कि अब उसको क्रिस्टल में, क्रिस्टल का अर्थ होता है दाना, उस चीनी को क्रिस्टल में बदलने का जो प्रोसेस है वही कहलाता है क्रिस्टलाइजेशन। तो आपको तो चीनी का क्रिस्टल चाहिए, इसी क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से नमक का क्रिस्टल चाहिए, इसी क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस से आप चीनी या नमक के क्रिस्टल्स आप पा सकते हैं। इससे एक बेनिफिट और होगा कि अगर उस पानी में कोई और इम्प्योरिटी होगी, जिस पानी को गलती से चीनी में या नमक में मिला दिया गया होगा, तो पानी तो भाप बन करके उड़ गया, यानी कि वाटर इवापोरेट हो गया था और उसके अंदर जो अन्य गंदगी थी वो आपके सॉल्ट और शुगर में मिक्स होकर के रह गया है। लेकिन जब आप क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो सिर्फ क्रिस्टल्स यानी कि दाने उस शुगर या सॉल्ट के ही बनेंगे, उसमें जो इम्प्योरिटी मिक्स हुई है उसके नहीं बनेंगे। तो वो इम्प्योरिटी इस तरीके से क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से भी अलग हो जाएगी। तो ये सारे हमने देखे प्रोसेसेस हैं, मेथड्स हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के। इनको शॉर्टकट में और बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में, ठेठ भाषा में, और आप जिन उदाहरणों से परिचित हैं उन उदाहरणों को लेकर के हमने समझाने की कोशिश की है। और मैं समझता हूँ कि सब कुछ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जितना कुछ मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली शो कर सकता था, दिखा सकता था, उतना मैंने आपको दिखाया। जो नहीं कर सकता था वो मैं आपको नहीं दिखा पाया, बट एक्सप्लेन इस तरीके से किया हूँ कि मुझे पूरा यकीन है आपको बात सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इन सभी प्रोसेसेस को हम लोग एक बार फिर से और ज़्यादा डिटेल में, और कहाँ कहाँ इसके यूजेज होते हैं, अब सिर्फ लोकल एग्जाम्पल्स नहीं, बड़े बड़े एग्जाम्पल्स, बड़े बड़े स्तर पर कहाँ कहाँ इनका यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने कहा यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन इस प्रोसेस का लैब में, पैथोलॉजिकल लैब में यूज होता है ना। ब्लड में क्या क्या मिक्स है उनको पता करने के लिए, जिसको आप कहते हैं ना खून जांच के लिए दिया, ब्लड टेस्ट के लिए दिया है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें उसको टेस्ट आउट करने के लिए पेशाब टेस्ट के लिए दिया है, यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट यानी कि पैखाना जांच के लिए दिया, थूक दिया है, खखार दिया है, और भी सारी चीज़ें दिया है जांच के लिए ताकि पता चले कौन सी बीमारी है। उन सभी चीज़ के टेस्ट में ये सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का भी यूज होता है। इसी तरह इनमें से बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जिनका खास और स्पेशल यूज कहीं और भी होता है। तो सारे डिटेल्स हम लोग 9th क्लास में पढ़ेंगे, वहाँ पर ये फिर से आने वाली है। तो इतना आप पढ़ करके समझ करके अच्छी तरह से इस पर कमांड करें। जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।